हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी। ये आपका चैनल है और मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा तो आपको मैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं, आपको मैं जितना भी वीडियो लेक्चर होगा उस सब में आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊंगा। तो फन फैक्ट आप जरूर देखिएगा। फन फैक्ट आप वीडियो में कहीं भी मिल सकता है आपको। कोशिश करूंगा फन फैक्ट को मैं सबसे अंत में डालने का। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिप्रोडक्शन। सबसे पहली बात तो रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जान ले कि रिप्रोडक्शन आखिर आया कहाँ से है। तो यह क्योंकि यह क्लास 10 का चैप्टर है, तो क्लास 10 में आप लोग का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वह है लाइफ प्रोसेस, और जो आपका लाइफ प्रोसेस है वो उसी का एक टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन। तो आज हम रिप्रोडक्शन करते हैं शुरू। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन जो वर्ड है यह दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है। पहला है आपका री और दूसरा आपका प्रोडक्शन। तो री का मतलब होता है दोबारा या पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना। मतलब किसी भी चीज का जब हम दोबारा उत्पादन करते हैं, दोबारा मतलब क्या, हूबहू उसी के जैसा जब हम पैदा कर लेते हैं, जब हम उत्पन्न कर लेते हैं, तब उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यह क्लियर है इसके डेफिनेशन से कि रिप्रोडक्शन जो है यह एक लाइफ प्रोसेस का एट्रीब्यूट है, लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस का एक एक्टिविटी है जो क्या करता है। तो यह एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट है, यह किसी भी जीव का यह एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट होता है, यह फंडामेंटल यह उसका एक नेचर होता है, तो उसकी आधारभूत एक कार्यकलाप है। बिना रिप्रोडक्शन का दुनिया आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वही कहता है, इट इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू विच इट इज एबल टू, सॉरी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होगा, थ्रू विच इट इज एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड रिजल्टिंग इन टू इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। तो जो रिप्रोडक्शन होता है यह एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट है, और यह कोई भी ऑर्गेनिज्म यह प्रोसेस क्यों फॉलो करता है, यह प्रोसेस क्यों वह कंडक्ट अपने जिंदगी में करता है, तो इसके पीछे एक रीजन होता है कि ताकि वह अपने वंश को आगे बढ़ा सके, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को इस धरती पर कायम रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो बात आती है स्पेसीज की। आप लोगों ने अगर क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा होगा डाइवर्सिटी चैप्टर, तो जरूर देखा होगा कि स्पेसीज का डेफिनेशन क्या होता है। तो स्पेसीज को जानने के लिए आपको एक बात जानना पड़ेगा कि स्पेसीज हम सिर्फ उसी ग्रुप को बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के ऐसे ग्रुप को बोल सकते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करे, मतलब आपस में संबंध बना के बच्चे पैदा करने की जिनमें क्षमता होती है, उन्हें हम स्पेसीज बोलते हैं। ये क्लियर है। फिर आपका दूसरा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे आपसे अगर किसी ने क्वेश्चन किया व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो आप ये लिखेंगे, और आपसे क्वेश्चन करता है कि इसका इंपोर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का। देखिए, आपको मैंने बताया है कि किसी भी जीव जंतु को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना जो एक अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जरूरत होता है, अपने अस्तित्व को दीर्घकालीन समय तक बना के रखने के लिए जरूरी होता है, ऐसे ही यह रिप्रोडक्शन भी उसका सेम सिग्निफिकेंस है। कहता है ऑल्दो इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहता है कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, मतलब किसी भी जीव जंतु को जिंदा रखने के लिए यह जरूरी प्रोसेस नहीं है, लेकिन दूसरी बात, यह आपको एनर्जी नहीं देता। जैसे कि रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन आपको एनर्जी देता है, तो यह आपको एनर्जी नहीं देता बल्कि एनर्जी कंज्यूम करता है, क्योंकि ड्यूरिंग मैटिंग वहां पे एनर्जी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान वहां पे एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इसलिए यह एनर्जी देता तो नहीं है बल्कि यह इंजेमी एनर्जी लेता है। और दूसरी बात कि यह सिर्फ एसेंशियल सिर्फ एक बात को लेके होता है कि यहाँ पर जो परपिचुएट इट्स ओन काइंड, मतलब अपने तरह के और जीवों का जो अस्तित्व है, मतलब अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सिर्फ इसका इतना ही इस्तेमाल है और कोई इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई आदमी जो न्यूट्रिशन है, एक्सक्रेशन है, रिस्पायरेशन है, ये कब तक करता है, जब तक वो जिंदा है। लेकिन जिंदा रहने के बाद भी उसका जो यह प्रोसेस है वह तो रिपीट होना चाहिए, ताकि उसकी जो वंश है वह आगे बढ़ती रहे। इसीलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वह दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ असमानताएं हैं जो जाना जरूरी है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको दो इंडिविजुअल की जरूरत होती है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक है, तो मेल का साइन क्या है,
तो मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। तो एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होनी चाहिए, तभी वहां पे न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा लेगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल काफी होता है रिप्रोडक्शन के लिए। दूसरा, जाइगोट इज फॉर्म्ड, चूंकि यहाँ पे दो पेरेंट मिलते हैं तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे दूसरा मेथड ही रिप्रोडक्शन का है सेक्सुअल का। तीसरा है वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग सिंग, मतलब जो नया इंडिविजुअल होगा वहां पर वेरिएशन होगा। उसमें किससे वेरिएशन होगा, तो उसके माता पिता है जो उसके पेरेंट है उससे उसमें अंतर होगा। दोनों में, उसके माता पिता और बच्चे तीनों में असमानताएं होंगी। जैसे अगर माता का रंग गोरा है तो बच्चा जरूरी नहीं कि गोरा होगा, पिता का रंग काला तो जरूरी नहीं कि बच्चा काला ही होगा। हो सकता है बच्चा श्यामला हो जाए या बच्चा मतलब दोनों से कोई अलग रंग बना ले, इसी को अंतर बोला जाता है। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारे ट्रेट है, जितने भी ट्रेट होते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सब में अंतर हो सकता है। वही अंतर एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, जैसे रंग का एग्जांपल। लेकिन जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। उनमें जैसा पिता है वैसा उसका ऑफस्प्रिंग भी होगा, जैसा पेरेंट प्लांट है वैसा है उसका ऑर्गेनिज्म, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा। फिर है ऑफस्प्रिंग डज नॉट लूज विगर एंड वाइटलिटी। जो सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड आपका जो ऑर्गेनिज्म होगा वह अपना शक्ति नहीं खोता है। जैसे उसके पिता में जो लड़ने की क्षमता है बीमारियों से, जरूर ऐसा नहीं कि बच्चे में कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन सेक्सुअली जो होता है रिप्रोड्यूस, उसमें ये सब घट जाता है। उसमें क्या होता है कि उसका जो विगर एंड फर्टिलिटी होता है, मतलब लड़ने की जो क्षमता होती है, उसकी जो शक्ति होती है ओवरऑल शारीरिक मानसिक जो भी शक्तियां हैं वो सब का सब घट जाता है सेक्सुअल में। आगे आप पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने विगर एंड वाइटलिटी को बचाने के लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, आप इसका देखेंगे। एग्जाम्पल में ले लेते हैं सेक्सुअल में, तो एल्गी होता है, पैरामीशियम, मैन एटसेट्रा, क्या है ये सब मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली मल्टी सेलुलर में देखा जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे एक्सेप्शन केस है एल्गा और पैरामीशियम, इसमें भी देखा जाता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्या है, जैसे पोटैटो, शुगर के मोस्टली जो प्लांट होते हैं या जो यूनिसेलुलर है वो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हम लोग पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हम लोग पढ़े, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलेंगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना है कि प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है, तो उसमें भी हम लोग को पहले प्लांट पढ़ना है फिर एनिमल पढ़ना है। मैं आपको हर एक माइन्यूट से माइन्यूट बातें बताता चलूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका 5 टाइप का होता है, कौन कौन है, तो फिजन है, बर्डिंग है, फ्रैगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो हम लोग ये सबको बारी बारी पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखते चलेंगे। तो जो फिजन होता है वो 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब ही होता है सिर्फ 2, मतलब ऑर्गेनिज्म बटेगा तो सब में नहीं बटेगा, सिर्फ 2 में बटेगा। लेकिन बाइनरी में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कटेगा तो सब में बटेगा, जितना हो सके उतना, मल्टीपल मोर देन 2 यह बढ़ता चला जाता है। बर्डिंग में क्या होता है कि इसमें एक एक्सटर्नल, बर्ड का मतलब होता है क्या, कली, मतलब कली का बनना। कली क्या होता है कि एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ होता है। जैसे कि यह कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसमें ये हो गया, तो ये क्या, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, यही बर्ड है, यही बर्डिंग होता है, एक्सटर्नल आउटग्रोथ हो जाना। फिर आपका आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, और फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़ा बनने की प्रक्रिया, उसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन मतलब जिसको बोलते हैं टूटना। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वह ये 2 भागों में या कई भागों में टूट जाता है। जितना टुकड़ा हुआ उतना ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। एक ऑर्गेनिज्म में कितना तैयार हो गया, यहाँ पे 3 ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। फिर होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म में, स्पोर का मतलब होता है छोटा छोटा दाना, ठीक है। तो कोई ऑर्गेनिज्म है तो वह क्या करता है कि उस पर अपना स्पोर रहता है और ये स्पोर टूट के गिर जाता है और यही फैल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे दाना दाना बनता है, उसी को स्पोर मतलब होता है दानेदार दाना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है, वेजिटेटिव का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट जो वो अपने से कुछ अलग, मतलब कि वेजिटेटिव का मतलब होता है जिसकी हम बार बार जिसको हम उगा सकते हैं। जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट आपका हो गया रूट, स्टेम, लीफ,
ये सब आपका वेजिटेटिव पार्ट हो जाता है, फ्रूट फ्लावर उसमें नहीं आता है। तो ये हो गया कि जब हम रूट लीव और स्टेम के माध्यम से जब हम कोई चीज प्रोपोगेट कराते हैं किसी प्लांट को, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, इसमें बारी बारी हम पहले फिजन पढ़ेंगे, फिर बर्डिंग पढ़ेंगे, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर स्पोर फॉर्मेशन और फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो आपने इससे पहले देखा कि उसमें मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, तो इस आखिर वेरिएशन का होता क्या है या कैसे होता है या इसका मतलब क्या है। तो वेरिएशन का मतलब होता है अंतर। मैंने आपको बताया है कि जैसे कि अगर पिता उसका उजला है, पिता गोरा है, या माँ काली है, या फिर पिता ही काला है या माँ गोरी है, तो बच्चा जरूरी नहीं कि गोरा ही या काला होगा, बच्चा हो सकता है कि श्यामला हो जाए। तो ये एक प्रकार से एक अंतर जनरेट हो जाता है, एक अंतर क्रिएट हो जाता है माता पिता और ऑफस्प्रिंग में। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि वेरिएशन आखिर होता कैसे। सबसे पहला जब फॉर्मेशन होता है जिस समय बच्चे का, तो उस समय सबसे पहला काम क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। जेनेटिक ब्लूप्रिंट मतलब होता है कि यह जो माता पिता में जो गुण है उसको यह लेकर एक कुरियर बॉय की तरह उसको लेकर बच्चे में आता है। तो जब डीएनए कॉपी होता रहता है तो उस समय क्या होता है, हम आते हैं फिर यहाँ पे, तो उस समय क्या होता है कि डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन, डीएनए क्या करता है, तो डीएनए इन्फॉर्मेशन करता है, बनाता है। किसके लिए इन्फॉर्मेशन लाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कि प्रोटीन किस टाइप का बनना है, इसके लिए डीएनए क्या किया, इंफॉर्मेशन लाता है प्रोटीन बनाने के लिए। फिर क्या होता है कि उसी डीएनए में जब वही डीएनए जब कॉपी होता रहता है जिस समय, तो क्या होता है कि उस सीक्वेंस में एरर हो जाता है, मतलब गड़बड़ी हो जाता है। तो क्या होता है, डीएनए जिसको बैठना चाहिए था 1 नंबर पे, उसको वो बैठ गया है 3 नंबर पे। जैसे सपोज कीजिए कि यह कोई सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है, जैसे यह कोई सीक्वेंस है पिता का है, जो सपोज कीजिए यह डीएनए अगर किसी चीज को दर्शा रहा है, किसी चीज को दिखा रहा है, अगर यह दिखा रहा है कि कलर को दिखा रहा है, और माता में यही जीन है, जो यही सीक्वेंस इसका जो है मेंटेन्ड, ये यहाँ पे है, तो यह कलर यहाँ पर 1 नंबर पे, यहाँ पे 2 नंबर पे, दोनों मिला। तो अब क्या हुआ, जो बच्चे का डीएनए सीक्वेंसिंग जो हुआ वह उसमें क्या हुआ कि यह जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है अरेंजमेंट, वह चला गया 3 नंबर पे। तो अब देखिए जो 1 नंबर पे है 2 नंबर पे, चूंकि अब 3 नंबर पे चला गया, तो अब वेरिएशन स्वाभाविक बात है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एरर इन डीएनए कॉपिंग। यहाँ पर डीएनए के कॉपी में एरर हो गया है, इसको या तो 1 नंबर पे होना चाहिए था या 2 नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन यह 3 नंबर पे चला गया, तो यहाँ पे एक एरर माना जाएगा, इसको एक गड़बड़ी है। तो अब क्या होगा कि वहां पर जैसे ही अंतर आएगा, तो होता क्या है कि जैसे ही अंतर आएगा तो डीएनए जो बना रहा था, जो प्रोटीन के लिए इन्फॉर्मेशन लाया था, वह प्रोटीन में अब चेंज हो जाएगा। वो प्रोटीन जिस तरह का बनना था उस तरह का नहीं बन के दूसरा तरह का बन जाएगा। तब क्या होगा, जब प्रोटीन चेंज हो गया, तो प्रोटीन या तो आपके बॉडी में काम करता है, मतलब आपके बॉडी को बनाता है। तो अगर प्रोटीन चेंज हो गया तो बॉडी चेंज हो जाएगा, बॉडी चेंज हो जाएगा मतलब आपका कलर चेंज हो सकता है, आपके आंख का कलर चेंज हो सकता है, मतलब कि आप जरूरी नहीं कि आपके माता पिता से हर कुछ मिल ही जाएगा। दूसरा, अगर यह प्रोटीन किसी एंजाइम को बना रहा है, एंजाइम को, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब आपका जो बॉडी का कोई भी रिएक्शन है आपके बॉडी के अंदर, वो कहाँ से होता है, तो वह किसी एंजाइम, कोई एंजाइम उसको कंडक्ट करवाता है, कोई एंजाइम उसको रेगुलेट करता है। तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जैसे ही चेंज हो जाएगा, तो आपका जो मतलब कि जो एंजाइम जैसे ही अल्टर होगा, अल्टर मतलब चेंज, जैसे ही एंजाइम अल्टर हो गया, एंजाइम जो जैसा बनना था वैसा नहीं बन पाया, उसमें थोड़ा भी अंतर आया तो मेटाबॉलिज्म अंतर आ जाएगा। और इस प्रकार से देखिए दोनों तरह से आप वेरी कर रहे हैं, किससे, तो अपने गार्जियन से। इस प्रकार से वेरिएशन जनरेट होता है। अब आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला होता है डीएनए कॉपी किया जाता है। डीएनए जब कॉपी हो गया तो क्या होता है, सेलुलर अपैरेटस बनता है। मतलब सेलुलर अपैरेटस मतलब सेल का जो ऑर्गेनिल्स होता है वो सब तैयार होना शुरू होता है, जो सेल का कंपोनेंट होता है वो तैयार होना शुरू होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, ये सब आप देखते होंगे ये सब। फिर होता है न्यूक्लियर डिवीजन। जब ये सब बन गया तो वहां पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस होता है वह डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस, चूंकि न्यूक्लियस अगर आप राजा मानते हैं तो एक राज्य में एक ही राजा होता है, लेकिन न्यूक्लियस चूंकि 2 हो चुका है, तब कहेगा नहीं अब हमको 2 राज्य बना के दीजिए। तो क्या करता है न्यूक्लियस, अब साइटोप्लाज्म के लिए, सपोज कीजिए साइटोप्लाज्म जो होता है, जैसे यह अगर साइटोप्लाज्म है, यह साइटोप्लाज्म है, इसमें 2 न्यूक्लियस अब फॉर्म कर गया, तो एक म्यान में 2 तलवार जैसे नहीं रह सकता। तब क्या कहेगा कि हमको भी अपना राज्य दे के अलग करो, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन शुरू हो जाता है। तो साइटोप्लाज्मिक डिवाइड कर गया और अंत में क्या होता है, दोनों सेपरेट होकर
दो अलग राज्य बन जाता है, दो राज्य का दो राजा हो जाता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के साथ सेल पूरा डिवाइड कर जाता है और इस प्रकार से दो सेल बन जाता है। तो हम लोग ने नहीं पढ़ा कि वेरिएशन होता क्या है, कैसे होता है, ये तो आप लोग जान गए। तो अब बात आती है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, तो वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कंडीशन होता है सराउंडिंग का, एनवायरमेंटल कंडीशन जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है, समझे, हमेशा बदलता है। जैसे यह बदल सकता है समय के साथ भी, बदल सकता है स्थान परिवर्तन के साथ भी। जैसे हम लोग के यहाँ है तो क्या है, हम लोग के यहाँ एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, सर्दी में सर्दी है, गर्मी में गर्मी है। लेकिन अमेरिका सब में क्या, वहां पे ज्यादा ठंड रहती है, तो वहां पे क्या है, वहां के लोग भी गोरे होते हैं, हम लोग थोड़ा मतलब उतने गोरे नहीं है, हम लोग श्यामले होते हैं। तो अब क्या होता है कि इस चीज से बचने के लिए अब हम लोग जो आदमी यहाँ से अगर अमेरिका चला जाएगा तो उसके बच्चे को क्या चाहिए, उसके बच्चे को चाहिए कि ठंडा में वो ज्यादा ठंडी बर्दाश्त करे। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके माता पिता का जो गुणसूत्र होता है, जो रिकॉम्बिनेशन होता है ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, उस समय क्या होगा कि उसके जीन का जो उसका डीएनए सीक्वेंसिंग होगा उसमें चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। और क्या होगा, बच्चा हो सकता है कि गोरा थोड़ा हो जाए, इन्फ्लुएंस के कारण, रीजनल इन्फ्लुएंस के कारण बच्चा हो सकता है कि थोड़ा ठंडी को ज्यादा बर्दाश्त करे। तो यही लिख रहा है, एडजस्ट विद द फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो मतलब जो वेरिएशन होता है वह क्या करता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग आता है उसको वह क्षमता देता है, उसको एक शक्ति हो जाता है कि वह जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो बदलाव होता है उसके साथ वो अपने आप को मेंटेन कर सके, एडजस्ट कर सके। यही होता है वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जैसे आपने देखा फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सब हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। और ऐसे ही जैसे आज का आपके लिए फन फैक्ट है कि जो इंसान होता है उसका जो स्मॉलेस्ट सेल है और लार्जेस्ट सेल है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही प्रोड्यूस करता है। तो हमारा फन फैक्ट है आज का कि जो मेल रिप्रोडक्टिव, जो मेल जर्म सेल होता है वह स्मॉलेस्ट होता है ह्यूमन में, वह स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल है। और जो फीमेल जर्म सेल है वह लार्जेस्ट है, वह लार्जेस्ट है। कैसे, तो जो ह्यूमन का जो मेल का होता है जर्म सेल वह क्या होता है, वह 5/3 माइक्रोमीटर होता है, जो कि स्मॉलर देन आरबीसीएस है। आरबीसीएस कितना होता है, आरबीसीएस 8 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि हमारा जर्म सेल मतलब मेल का जर्म सेल मात्र 5/3 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि औरत का 120 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये है आज का आपका फन फैक्ट, इसको याद रखिएगा। जो भी फन फैक्ट होगा आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा और आपके उस चैप्टर से रिलेटेड होगा। थैंक यू, देखते रहिए चैनल को।